हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, जिसमें इंग्लिश की क्लास में हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीपीओ, एसएससी के लिए, सीजीएल और स्टेनोग्राफर और वेरियस एग्जाम्स के लिए, जिनमें इंग्लिश एज एन ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के तौर पर पूछी जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के सिलेबस में जो आपके कंटेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए है, और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व कर रहे हैं, एक बेसिक लेवल का हम लोगों ने पिछली क्लास में सॉल्व किया था, जिसमें थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। आज हमारा लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, इजी से उठ करके मॉडरेट लेवल पर, और इसके बाद फिर हम थोड़ा सा और हायर लेवल पर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज आपका जो पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिया हुआ है, करेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ रिक्वायर्ड। इफ रिक्वायर्ड का मतलब अगर कोई सेंटेंस में एरर नहीं है, अगर नो एरर है, तो फिर आपका आंसर ये हो जाएगा। अदरवाइज अगर कोई भी गलती है सेंटेंस में, तो वो आपको पार्ट फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज had the tremendous effect on the culture and lifestyle of the people। ये सेंटेंस है आपका। अगर हम यहां पर देखें तो द एक्सेलरेटिंग पेस, पेस आपका नाउन हो गया, और इसके लिए जो आपने एक्सेलरेटिंग लिख दिया वो एडजेक्टिव हो गया। यानी जो तेज रफ्तार से बढ़ती हुई जो गति है, यानी जो एक्सेलरेटिंग पेस है ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का, इन आर मेट्रोपॉलिटन सिटी, हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, मतलब जिस शहर के लोगों के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए कि वो इस बात को कहने वाला पर्सन एक मुंबई का रहने वाला पर्सन है, या दिल्ली का रहने वाला एक पर्सन है। तो अगर वो कह रहा है अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में, तो यहाँ पर हुआ कि द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन आर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज़ हैड, ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई और हैड मेन वर्ब हो गई। तो हैज़ हैड द ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। लोगों के, द पीपल कहने का मतलब उस शहर के लोगों के बारे में बात हो रही है। तो उस शहर के लोगों के कल्चर और लाइफ स्टाइल पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो ट्रेमेंडस इफेक्ट जो आपने लिखा, इफेक्ट आपका क्या है, नाउन है, और इस नाउन के लिए यहाँ पर हमको आ का यूज़ करना पड़ेगा, और सही सेंटेंस जो आप लिखेंगे ये हो जाएगा आ ट्रेमेंडस इफेक्ट। जैसे हम एन इफेक्ट कहेंगे और आ ट्रेमेंडस इफेक्ट कहेंगे। ये कोई डेफिनेट बात नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब बहुत बड़ा असर हुआ है। किस टाइप का, वो बहुत टाइप में असर उसका दिख सकता है, और उनमें से वो भी क्या है, एक है। तो द ट्रेमेंडस इफेक्ट नहीं कहा जाएगा, आ ट्रेमेंडस इफेक्ट कहा जाएगा। तो सही सेंटेंस आपका हो जाएगा, द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन आर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज हैड ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन ज्वाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर हमने यहां पर ये लिखा कि बोथ, बोथ दोनों के लिए आ रहा है, कौन, सिविलियंस के बारे में बात हो रही है, और किसके बारे में बात हो रही है, आर्मी मैन के बारे में बात हो रही है, और इन दोनों ने ज्वाइन किया, इन दोनों ने ज्वाइन किया क्या, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर हम वर्ल्ड वॉर वन और इस टाइप में लिखें और इसके साथ अगर द लिख दें तो फिर गलत है, लेकिन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो फिर यहां पर द का यूज करेक्ट है, ये करेक्ट है। बोथ किसको बता रहा है, द यहां पर लगाया गया है किसके लिए, सिविलियंस के लिए, और जो सिविलियंस हैं वो अलग हैं, आर्मी मैन अलग हैं। तो अगर हम एक ही आर्टिकल से लिख देंगे तो ये दोनों एक ही को बताएंगे कि जो सिविलियंस हैं वही आर्मी मैन हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो जाएगा। तो इस वजह से जो सिविलियंस हैं वही आर्मी मैन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इस वजह से ये द तो सिविलियंस के लिए होगा, लेकिन आर्मी मैन के लिए आपको अलग से आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा, और जब आप अलग से आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर करेंगे तो फिर
यहां पर जो आपने आर्मी मैन लिखा है, इससे पहले क्या करना पड़ेगा, द का यूज करना पड़ेगा। तो द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन, द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन, ये ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर हुई बात? जैसे अगर हम ये लिखें द कैशियर एंड द अकाउंटेंट, तो दो अलग अलग लोग हुए, लेकिन द कैशियर एंड अकाउंटेंट एक ही आदमी हुआ। तो अगर हम एक ही बार आर्टिकल यूज करेंगे द सिविलियंस एंड आर्मी मैन, तो ये फिर दोनों को गवर्न करने लगेगा और इसका मतलब ये हो जाएगा सिविलियंस और आर्मी मैन एक ही हैं। लेकिन जब हम दोनों के साथ अलग अलग द का यूज करेंगे तो ये अलग अलग पर्सन्स को बताएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द स्कूल इज विद इन 100 यार्ड्स फ्रॉम माई हाउस। स्कूल मेरे घर से 100 यार्ड्स के अंदर अंदर है, 100 यार्ड्स के अंदर अंदर है। तो अब यहां पर जो लिखा हुआ है द स्कूल, यानी उस बिल्डिंग को रेफर कर रहा है। ठीक है, इज, अब जैसे गो टू स्कूल होता है तो गो टू द स्कूल नहीं लिखते हैं, अगर पढ़ाई के पर्पज से वहां पर जाने के बारे में बात हो रही है, रेगुलर जाने के बारे में वहां पर बात हो रही है। तो द स्कूल सही है, इज विद इन 100 यार्ड्स। तो यहाँ पर ये जो 100 यार्ड्स लिखा हुआ है, तो इसको आपको 100 यार्ड्स या 100 यार्ड्स ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सही आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 100 यार्ड्स। केवल 100 नहीं लिखा जा सकता, 100 यार्ड्स ऐसे लिखेंगे। जैसे केवल 100 रुपीज़ नहीं कहा जा सकता, 1000 रुपीज़ नहीं कहा जा सकता, या तो 1000 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ इस टाइप में, या 2000, 5000 रुपीज़ ऐसे कहेंगे। तो 100 यार्ड्स आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। यहां पर क्या है, द इंटरव्यूअर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आस्क्ड मी, इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, और क्या पूछा, इफ, की क्या, यानी यहां पर इफ या वेदर का यूज हो गया। कि क्या मैं जानता था, कि क्या मैं जानता था, और क्या जानने के बारे में बात हो रही है, इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन। द ग्रेटर देन, यहां दिक्कत आ गई है, आपको क्या लिखना होगा, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर से पहले द को आपको रिमूव करना होगा। जैसे हम इसको यहां से समझ लेते हैं, ही इज बेटर देन यू। तो ही इज द बेटर देन यू नहीं कहा जाएगा, ही इज बेटर देन यू। हाँ, द तब लिखेंगे जैसे ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, मतलब दोनों लड़कों में से वो बेहतर है। जब चॉइस के बारे में बात हो रही है तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे, द का यूज कर देंगे। तो ही इज बेटर देन यू, लेकिन ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉय। तो यहां पर द का यूज नहीं किया जाएगा। ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज जब कहा गया तो यहां पर ये चॉइस को बता रहा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स, मतलब वो रीजन जिसकी वजह से हम इनकम टैक्स को पे नहीं कर पाए हैं, इज, वो रीजन क्या है, ड्यू टू फैक्ट दैट वी डिड नॉट रिसीव पे ऑन टाइम, कि हमको पे जो है वो ऑन टाइम नहीं मिला। तो यहां पर आप इसको जो लिखेंगे, द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज ड्यू टू द फैक्ट, और वो फैक्ट क्या है ये एक्सप्लेन किया गया है। तो फैक्ट आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर आपको द फैक्ट लिखना पड़ेगा। उसको डेफिनेट किया जा रहा है इस फैक्ट की वजह से, और फैक्ट क्या है, दैट वी डिड नॉट रिसीव पे ऑन टाइम। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर हो जाएगी। इस बी पार्ट में फैक्ट की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा द फैक्ट। अगला आपका दिया हुआ है, इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन यूनिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल ईयर्स एगो। यहां पर क्या हुआ, इवन नाउ, यानी अब भी जब मैं देखता हूं स्पॉट को, आई एम रिमाइंडेड ऑफ, मतलब मुझे
याद आ जाता है, मतलब मुझे रिमाइंड करवाया जाता है इसके द्वारा, इसका मतलब मुझे याद आ जाता है एक यूनिक इंसिडेंट, मतलब एक अद्वितीय घटना, दैट टुक प्लेस सेवरल ईयर्स अगो, जो कई साल पहले घटित हुई। टेक प्लेस का मतलब टू अकर या टू हैपन। अब आप ये जानते हैं कि जब इसको यूनिक हम पढ़ेंगे तो यूनिक से पहले हम आ का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर ये लिखा जाएगा आ यूनिक इंसिडेंट, क्योंकि जब हम यूनिक लिखेंगे तो यूनिक में या का साउंड आएगा, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से हम एन का यूज नहीं कर सकते, आ का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको अम्ब्रेला लिखना हो तो फिर हम एन अम्ब्रेला लिखेंगे, क्योंकि वहां पर वॉवल साउंड है। तो ये बात यहां तक हुई कि इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ यूनिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल ईयर्स एगो। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है, एज सुन एज द टीचर एंटर्ड एवरीवन फेल इन अ साइलेंस। एज सुन एज यानी कि जो ही द टीचर एंटर्ड, टीचर ने एंटर किया, प्रवेश किया, एवरीवन फेल इन अ साइलेंस। तो जो इन अ साइलेंस लिख दिया गया, ये आपका कैसा नाउन है? साइलेंस अनकाउंटेबल नाउन है, यह है आपका अनकाउंटेबल नाउन। और जब अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर है तो हमें ए या एन का यूज नहीं करना होता। तो इस वजह से फेल इन साइलेंस सही फ्रेज आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर? फेल इन साइलेंस, ये करेक्ट फ्रेज होगी। इन आ साइलेंस नहीं कहा जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एज ही हैड, इसको ही लिखेंगे यहां पर, as he had taken only a few sips, there was still little water left in the glass. As चूंकि he had taken only a few sips, उसने केवल कुछ ही सिप्स ली थी, मतलब एक एक चुस्की लेकर के पीना किसी चीज़ को, चाय को, पानी को, इस कोल्ड ड्रिंक को, तो इस तरह से सिप्स लेना कहा जाएगा। तो उसने केवल आ फ्यू सिप्स यानी कुछ ही चुस्कियाँ ली थी। तो देयर वॉज स्टिल लिटिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास, यानी ग्लास में अभी भी, अब यहाँ पर लिटिल का मतलब क्या हो गया? ना के बराबर हो गया। लिटिल का मतलब क्या हो गया? ना के बराबर। इस कॉन्सेप्ट को फिर से इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगर केवल लिटिल कह दिया गया तो इसका मतलब हुआ हार्डली एनी। हार्डली एनी कहने का मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। और अगर हम आ लिटिल कह देते हैं, आ लिटिल का मतलब क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा, थोड़ा सा, है ना। यानी ये एक नेगेटिव मीनिंग रखता है, जबकि ये एक पॉजिटिव मीनिंग रखेगा। अगर हम द लिटिल कह दें, अगर हम द लिटिल कह देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सम बट ऑल, यानी कि थोड़ा लेकिन सब, थोड़ा लेकिन सब, ये मीनिंग यहां पर आ जाती है, ठीक है। तो ये थोड़े के बारे में बात करेगा, लेकिन पूरे के बारे में, यानी कोई एडजेक्टिव फ्रेज या क्लॉज इसके साथ जुड़ी हुई होगी। आगे कॉन्सेप्ट में हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे। क्लास में पहले भी इसको डिस्कस किया गया है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। तो यहाँ पर जो हमारी बात आई वो ये है कि एज सुन एज द टीचर एंटर्ड, सॉरी जस्ट मिनट, ये एज ही हैड टेकन ओनली अ फ्यू सिप्स, चूँकि उसने कुछ ही चुस्कियाँ ली थी, इस वजह से क्या था कि देयर वॉज
स्टिल लिटिल वाटर। तो लिटिल का अगर कुछ ही सिप्स ली गई तो इसका मतलब ना के बराबर पानी नहीं बचेगा, थोड़ा सा पानी बचेगा। तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर लिटिल की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, आ लिटिल लिखना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस होगा देयर वॉज स्टिल अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास, यानी ग्लास में अभी भी थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट। द रोड यानी कि सड़क, और कहाँ के लिए सड़क है ये टू से बताया गया, टू फेमस मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट जो आपने लिखा है ये क्या हो गया, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, है ना। हम अगर ये लिखें ही इज फेमस पोएट, ही इज फेमस पोएट, तो फिर ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट होगा सेंटेंस, क्योंकि पोएट आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सही तरीके से ये लिखा होना चाहिए ही इज अ फेमस पोएट, ये सही सेंटेंस हुआ। यानी पोएट अगर हमने लिखा तो आर्टिकल यहाँ पर आ का यूज कर दिया, आ फेमस पोएट। फेमस फा का साउंड आ रहा है इस एडजेक्टिव में। तो इसी तरह से यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फेमस आपका एडजेक्टिव है, और इससे पहले हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। तो आपके बी पार्ट में एरर हो गई। तो सही सेंटेंस हो जाएगा द रोड टू अ फेमस मॉन्यूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट। अगर वो डेफिनेट है तो हम यहाँ पर द का भी यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में अगर बात हो रही है। अगर हम किसी मॉन्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और उसके लिए हमने कहा कि वो उस मॉन्यूमेंट को जो है एक जंगल से होकर के रास्ता जाता है, तो हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं, द का भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ 6 blocks and 33 flats in an area of about 1000 square meters। यहाँ पर एक चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करने वाला है, ये कंप्राइजेस के बाद ऑफ का यूज नहीं किया जाएगा, कंप्राइजेस केवल लिखा जाएगा। हाँ, अब ये सेंटेंस है आर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस, या तो कंसिस्ट ऑफ हम कहते हैं, हाँ पैसिव वॉइस में हो तो इज कंप्राइज्ड ऑफ ऐसे लिखा जाएगा। तो आर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस 6 blocks एंड 33 फ्लैट्स। हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी है वो कंप्राइज करती है, यानी इंक्लूड करती है, किस चीज़ को इंक्लूड करती है, 6 blocks यानी 6 ब्लॉक्स को, एंड 33 फ्लैट्स और 33 फ्लैट्स को, इन एन एरिया ऑफ मतलब के एरिया में, कितने एरिया में, अबाउट लगभग 1000 स्क्वायर मीटर्स। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 1000 लिखा हुआ है और केवल 1000 नहीं लिखा जा सकता, या तो 2000 3000 ऐसा है तो 2000 3000 5000 इस टाइप में लिखेंगे, और अगर एक है तो फिर 1000 या 1000 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आ 1000 स्क्वायर मीटर्स, केवल 1000 लिखना इनकरेक्ट होगा। तो सही सेंटेंस हमारा हो जाएगा आर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस 6 blocks एंड 33 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हुआ। अच्छा, यहाँ पर इन द एरिया ऑफ नहीं कहा गया, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्लॉट्स हो सकते हैं लैंड के जो 1000 स्क्वायर मीटर के हों, है ना। तो मतलब उनमें से वो भी क्या है, एक है, तो इसलिए क्या कहा गया, एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट। अब जबकि वो अपने खुद के फ्लैट में रह रही है, शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक, मतलब वो विंडोज को क्लीन करती है हफ्ते में 2 बार, इन द समर गर्मी में, एंड वंस और एक बार, वंस अ वीक यानी हफ्ते में एक बार, इन द विंटर। तो यहाँ पर
हमने क्या पढ़ा था कि इन समर या इन विंटर, हाँ अगर हमको द यूज करना है तो हम ऐसे लिखते हैं इन द समर सीजन। आगे सीजन अगर हम नाउन ऐड कर देंगे तो इन द समर सीजन, इसी तरह से इन द विंटर सीजन। तो फिर यहां पर द के साथ हम इसको लिख सकते हैं, या तो फिर किसी स्पेसिफिक ईयर के बारे में हम बात कर रहे हों, जैसे इन द समर ऑफ 1936, इन द समर ऑफ 1936, है ना। इसी तरह से इन द विंटर ऑफ 1965, इस टाइप में इन द विंटर ऑफ 1965 पर्टिकुलर कर दिया गया। ऐसे में फिर हम द का यूज कर सकते हैं। यहां पर द का यूज हो सकता है इन द समर सीजन, इन द विंटर सीजन। लेकिन ये जो आपकी फ्रेजेस हैं यहां पर, ये जो आपके लिखे हुए हैं इन समर और इन विंटर, इन समर और इन विंटर जो लिखा हुआ है, यहां पर आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। इन द समर या इन द विंटर नहीं लिखा जाएगा। तो इस वजह से यहां पर इन द समर ये हटाना है और इन द विंटर एक ही पार्ट में है, इसलिए पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, पार्ट आपका सी ही रहेगा, लेकिन दोनों जगह से आपको हटाना होगा। लिखेंगे आप इन समर ट्वाइस अ वीक इन समर एंड वंस अ वीक इन विंटर। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस दिया हुआ है विद लिटिल इमेजिनेशन एंड इंटरप्राइज द टूर्नामेंट कुड हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मेजर अट्रैक्शन। यानी थोड़ी सी अगर इमेजिनेशन, थोड़ी सी इमेजिनेशन और थोड़ा सा इंटरप्राइज, मेहनत, उद्यम अगर लगा दिया गया होता तो फिर जो ये टूर्नामेंट था कुड हैव बीन ट्रांसफॉर्म, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता था। इसका मतलब एक्चुअली हुआ नहीं, लेकिन उसको किया जा सकता था इनटू अ मेजर अट्रैक्शन, मतलब एक बड़े अट्रैक्शन में उसको चेंज किया जा सकता था। तो अगर हम ना के बराबर इमेजिनेशन लगाएंगे, ना के बराबर अगर हम इंटरप्राइज लगाएंगे तो इसको मेजर अट्रैक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से यहाँ पर हम लिटिल नहीं लिखेंगे और लिटिल की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, आ लिटिल लिखना पड़ेगा। यानी हमको एक पॉजिटिव मीनिंग लानी पड़ेगी। अगर हम केवल लिटिल लिखेंगे, केवल लिटिल लिखेंगे तो ये एक नेगेटिव मीनिंग देता है, इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर इस लिटिल को आपको चेंज करना होगा किसमें, आ लिटिल में। तो मीनिंग ये हो जाएगी विद अ लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज, मतलब थोड़ी सी, यानी पॉजिटिव मीनिंग आनी चाहिए, ना के बराबर नहीं लगाना है, नेगेटिव मीनिंग में नहीं जाना है। तो यहां पर हुआ कि थोड़ी सी मेहनत और इमेजिनेशन के साथ, है ना, इस टूर्नामेंट को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता था एक बड़े यानी कि मेजर अट्रैक्शन में। फिर उसके बाद अब यानी क्वेश्चंस अगर कर लेंगे और उसके बाद अगर टाइम रहेगा क्लास में तो फिर हम लोग लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू पर जरा सा फिर से देख लेंगे एक बार। दीज डिस्प्ले, दीज यहां पर क्या हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, और यहां पर ये इसके लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जब ये सब्जेक्ट हो गया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये यहां पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दीज डिस्प्ले मतलब ये डिस्प्ले करते हैं, और किस चीज को डिस्प्ले करते हैं, दीज डिस्प्ले द रिमार्केबल वैरायटी, द रिमार्केबल वैरायटी। तो रिमार्केबल यानी उल्लेखनीय, जो खास है, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि डेफिनेटिव वैरायटी होती है, वो कोई भी हो सकती है, बहुत सारी होती है और उनमें से एक। तो इस वजह से हम द रिमार्केबल वैरायटी ना लिख करके इसको हम क्या लिखेंगे, आ।
तो सही आपका क्या हो जाएगा, दीज डिस्प्ले, दीज मतलब उन चीज़ों को बता रहा है, तो दीज डिस्प्ले मतलब ये डिस्प्ले करती हैं, और किसको डिस्प्ले करती हैं, एक रिमार्केबल वैरायटी को। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। यानी अगर आपको विश्वास है, अगर आपका फेथ है ऑलमाइटी में, तो ऑलमाइटी केवल नहीं लिखा जाएगा। अगर हम एडजेक्टिव के तौर पर लिख रहे हैं तो फिर हम केवल ऑलमाइटी लिखेंगे, जैसे गॉड इज ऑलमाइटी। अब ये गॉड के बारे में ये डिस्क्राइब करने वाला टर्म हो गया यहाँ पर, गॉड इज ऑलमाइटी। लेकिन जब गॉड के लिए ही वर्ड यूज कर दिया जाता है तब ए कैपिटल से लिखा जाएगा, और जब हम ए कैपिटल से लिखेंगे यहाँ पर तो फिर ये द के साथ लिखा जाएगा। तो ये सही टर्म हो जाएगा आपका द ऑलमाइटी, द ऑलमाइटी। और द ऑलमाइटी जो है यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, गॉड के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ये मीनिंग हो जाएगी, इफ़ यू हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, यानी अगर आपको फेथ है, विश्वास है द ऑलमाइटी में यानी गॉड में, एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, रिलीजियस बुक्स के पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, द बाइबल हो गया यहाँ पर, बिल्कुल सही है। इट इज मीक एंड हम्बल, अगर हम यहाँ पर मीक देखेंगे या हम्बल देखेंगे तो ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। और जब ये एडजेक्टिव्स हैं तो फिर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वगैरह का काम, कॉम्प्लीमेंट हालांकि एडजेक्टिव होते हैं लेकिन ये आगे हु से जुड़ा हुआ है, उन लोगों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो इट इज़ मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट। शैल इनहेरिट का मतलब क्या है कि वो करेंगे ही करेंगे इनहेरिट। अगर आई और वी के साथ विल लगा दें या जिनके साथ विल यूज़ होता है उनके साथ अगर शैल का यूज़ कर दें तो फिर वहाँ पर एक कंपल्सन, थ्रेट, है ना, इन सब चीज़ों की नेसेसिटी, इन चीज़ों के बारे में फिर वहाँ पर बात होने लगती है। तो हु शैल इनहेरिट द अर्थ, तो बाइबल के अनुसार मतलब ये मीक और हम्बल लोग ही हैं जो, हु का मतलब लोगों के बारे में बात हो जाएगी, जो इनहेरिट करेंगे अर्थ को, है ना, यानी अर्थ के उत्तराधिकारी आगे वही होंगे। कौन से, मीक और हम्बल लोग। तो ऐसे में हमको, अच्छा जो मीक है वही हम्बल है, तो ये अलग अलग नहीं, द मीक एंड द हम्बल नहीं लिखा जाएगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि मीक, द मीक एंड हम्बल, द मीक एंड हम्बल, ये इस टाइप में लिखना होगा आपको। मीक एंड हम्बल की जगह पर ये सही फ्रेज आपका ऐसे लिखा जाएगा। तो सही सेंटेंस आपका क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज द मीक एंड हम्बल। जैसे द रिच, इसका मतलब क्या हो जाता है, रिच पीपल, ये रिच पीपल हो जाता है। इसी तरह से द पुअर अगर कह दें तो इसका मतलब क्या हो जाता है, पुअर पीपल हो जाता है। तो अगर हम द मीक एंड हम्बल कहेंगे इसका मतलब मीक एंड हम्बल पीपल। यहाँ पर जो इसकी मीनिंग आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर मीनिंग आ जाएगी कि मीक एंड हम्बल पीपल हो जाएगा, ये है ना, ये मीनिंग यहाँ पर होगी। तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे आपके। उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए थे कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, और फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इनका यूज़ कैसे करना है ना, वो हम लोग इसको साथ में डिस्कस कर लेते हैं।
लिटिल, a little और द लिटिल। तो लिटिल एक नेगेटिव मीनिंग रखती है, अभी हमने बताया। आ लिटिल कहा जाएगा तो एक पॉजिटिव मीनिंग रखेगा, और द लिटिल का मतलब वो उस पूरे के बारे में बात करेगा, पूरे के बारे में बात करेगा, है ना। सेंटेंस से समझते हैं। अगर लिखा हुआ है he is a cruel person, so he has sympathy for others। सिंपैथी फॉर समवन और सिंपैथाइज विद, सिंपैथाइज आपकी वर्ब हो जाती है। ही इज अ क्रूएल पर्सन, तो वो पर्सन कैसा है, क्रूएल है। और आगे क्या लिखा गया, सो ही हैज़ सिंपैथी फॉर अदर्स, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पर्सन वो कैसा है, क्रूएल है, अगर वो पर्सन कैसा है, क्रूएल है, तो इसका मतलब क्या है कि सिंपैथी ना के बराबर होगी, बहुत ही कम होगी, यानी यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग नहीं आने वाली है। और पॉजिटिव मीनिंग जब नहीं आएगी तो ऐसे में हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे लिटिल। तो सही सेंटेंस आपका हो जाएगा कि ही इज़ अ क्रूएल पर्सन, सो ही हैज़ लिटिल सिंपैथी फॉर अदर्स। नेगेटिव मीनिंग आ रही है यहाँ पर, ना के बराबर सहानुभूति वो रखता है, यानी है ही नहीं लगभग। अगर हमको आ लिटिल का यूज करना है तो कैसे लिखेंगे, द पुलिस should exercise their duties with sensitivity and sympathy। The police should exercise their duties, यानी पुलिस को एक्सरसाइज करना चाहिए अपनी ड्यूटीज़ को, पुलिस प्लूरल में कंसीडर किया जाएगा, तो देयर ड्यूटीज़ विद, आगे क्या लिखा है कि सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता के साथ या संवेदना के साथ, और सिंपैथी यानी कि सहानुभूति के साथ। तो यहाँ पर थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी सी यानी पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब ना के बराबर संवेदनशीलता और ना के बराबर सिंपैथी से काम नहीं चलेगा, यानी थोड़ी सी सिंपैथी होनी चाहिए, थोड़ी सी सहानुभूति होनी चाहिए। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे आ लिटिल, ये हो जाएगा आ लिटिल हो जाएगा। तो सही सेंटेंस हमारा क्या हुआ कि द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर ड्यूटीज विद अ लिटिल सेंसिटिविटी एंड सिंपैथी। तो अ लिटिल कहने में ये मीनिंग हो गई पॉजिटिव, लेकिन जब हमने केवल लिटिल कहा तो ये मीनिंग क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब बात आती है कि द लिटिल हम यूज़ कैसे यूज़ करें, है ना। द लिटिल अगर हमको यूज़ करना है, have you spent money that you had, ठीक है। यहां पर क्या कहा गया कि हैव यू स्पेंट, क्या तुमने खर्च कर दिया है, क्या तुमने खर्च कर दिया है,
और किस चीज़ को खर्च करने के बारे में बात हो रही है? मनी, यानी कि उस थोड़े से पैसे को। और किस थोड़े से पैसे के बारे में बात हो रही है? दैट यू हैड, मतलब जो तुम्हारे पास था, है ना? क्या तुम्हारे पास जो पैसा था वो पूरा तुमने खर्च कर दिया है? तो यहाँ पर थोड़े लेकिन पूरे के बारे में बात कैसे चल रही है? क्योंकि मनी के बाद हमने क्या किया है? एक क्लॉज यहाँ पर जोड़ दी है, दैट यू हैड, दैट यू हैड ये लिख दिया गया है। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? द लिटिल लिखना पड़ेगा, द लिटिल लिखना पड़ेगा। हैव यू स्पेंट द लिटिल मनी दैट यू हैड, क्या तुमने खर्च कर दिया है थोड़े लेकिन उस पूरे पैसे को जो तुम्हारे पास था? तो यहाँ पर हमने लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का यूज देखा। इसी तरह से जब ना के सेंस में अगर काउंटेबल नाउन, ये सब किसके लिए आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएंगे। और काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या कर देते हैं? फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू यूज कर देते हैं। इसी तरह से फ्यू का मतलब ना के बराबर, आ फ्यू का मतलब कुछ थोड़े से, और द फ्यू का मतलब थोड़े लेकिन पूरे। वहां पर द फ्यू के साथ भी इसी टाइप की एक क्लॉज जुड़ी हुई होगी कोई, जैसे हैव यू रेड द फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स दैट आई गिव यू लास्ट वीक, मतलब क्या तुमने पढ़ ली हैं वो थोड़ी लेकिन सारी किताबें जो मैंने तुमको लास्ट वीक दी थी। तो इस टाइप में अब बुक्स क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया, और काउंटेबल नाउन हो जाएगा तो फिर हमको द फ्यू लिखना पड़ेगा, फिर द लिटिल नहीं लिखेंगे। ये आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होगा। तो ठीक है, फिर यहाँ तक आज हमारी क्लास थी। 15 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में ये दिए हुए थे। ये एसएससी के और बैंक के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ एनडीए वगैरह के भी इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद एक एक्सरसाइज हम और सॉल्व करेंगे जिसमें इससे थोड़ा सा लेवल और अप होगा, है ना? तो ठीक है, फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आगे फिर अगली क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगले 15 या 20 क्वेश्चंस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।